हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। दिस इज़ फिजिक्स गुरुजी आशीष वाडिया सर। हाजिर हूँ आपके लिए क्लास 12 की सीरीज़ का। बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ का ये अगला लेक्चर है। इसके पहले मैं 6 लेक्चर चैप्टर 1 पर अपलोड कर चुका हूँ बच्चों। जो बोर्ड क्लास के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 1 है अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पर, उसको पूरा अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और ये सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का बच्चों सेकेंड लेक्चर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ का ही ये 7th लेक्चर है बच्चों। इसके पहले मैं 8 लेक्चर है, 7 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ बच्चों। तो चलिए इस लेक्चर में अपन बात करेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की। मैं इसके अंदर बात करने वाला हूँ। इसके पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं और उसके मेरे पहले वाले लेक्चर भी नहीं देखे हैं बच्चों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप मेरे पहले वाले लेक्चर सारे कंप्लीट करें, तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आज का लेक्चर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बोर्ड के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और नीट और जेई वाले बच्चों के लिए तो बहुत काम का, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। पहले में अपन पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं, फिर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखो बच्चों, बचपन में जब आप छोटी क्लास में आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, तो हमने सिंपल सी बात है, एक एनर्जी हमने पढ़ी। जैसे सिंपल सी बात आपको मैं एग्जांपल के थ्रू उसको समझाता हूँ। जैसे एक बॉल है, एक कैंडिडेट है जिसके हाथ में बॉल है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये बॉल है। इसने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया। इस बॉल को ये ऊपर हवा में थ्रो करती है, तो आप जानते हो कुछ डिस्टेंस पर ये बॉल जाकर रुक जाती है। तो आपको बचपन में सिखाया जाता है कि भैया जहाँ पर ये बॉल जाकर रुकी वहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, 0 हो गई। वेलोसिटी 0 हो गई तो आपको भी पता होगा बच्चों के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 0 हो जाती है। मानते हो? ये बात अपन बचपन में कर चुके हैं। और इस वाले पॉइंट पर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, जो कि अपनी कितनी हो जाएगी, mgh। कितनी होती है बच्चों, mgh अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कि अगेंस्ट ग्रेविटी है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, मान लेता हूँ मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ A और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ B। ठीक है, तो हमने बॉल को ऊपर फेंका था, मान लेते हैं किसी वेलोसिटी से फेंका, u वेलोसिटी से हमने फेंका। तो बच्चों ये अपने आप तो हवा में नहीं गई होगी, हमें पता है हमने यहाँ से इसके ऊपर वर्क किया है, मतलब हमने एक फोर्स लगाया है इसके ऊपर, यानी कि इस लड़की ने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, तब जाके हवा में गई है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगी बॉल उतनी ही ज़्यादा हाइट पे जाएगी, हमें पता है। यानी कि हमारा फोर्स बढ़ने से क्या हुआ बच्चों, एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, कौन सी एनर्जी बढ़ गई बच्चों, तो इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। इसी को हम कहते थे बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हमने जो फोर्स लगाया बच्चों, वो क्या काम आया, वो उस बॉल को ग्रेविटी के अपोजिट लेकर गया। यानी कि हमारे फोर्स ने क्या काम किया यहाँ पे, उसे ग्रेविटी के अपोजिट लेकर गया। वरना ग्रेविटी तो उसको नीचे खींचना चाहती थी। जब हमारी एनर्जी यहाँ पर आकर, यानी कि जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। समझ रहे हो बात? अब नीचे क्यों आई, सिंपल सी बात है, ग्रेविटी के कारण वो वापस नीचे गिरेगी। समझ रहे हो बात? तो इस एग्जांपल में हमने क्या किया, हमने फोर्स लगाया, एनर्जी दी। मैंने अपनी एनर्जी बॉल को दी, उस एनर्जी को लेकर बॉल ऊपर जाती है। कब तक जाती है, जब तक उसके पास एनर्जी आएगी, जब तक उसके पास वेलोसिटी थी तब तक वो ऊपर गई। वेलोसिटी 0 होते उसने उसी एनर्जी को यूज़ किया बच्चों जो मैंने उसको दी थी, वापस नीचे आने के लिए। यानी कि दोबारा नीचे क्यों आ पाई, क्योंकि उसके पास एनर्जी थी। कितनी एनर्जी थी, mgh। अरे भाई इसी एनर्जी के कारण तो वो नीचे आई। अगर ये एनर्जी नहीं होती तो वो नीचे भी नहीं आती। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है बच्चों, जो हमने उसको एनर्जी दी वो क्या काम करती है, उसे वापस अपनी इनिशियल स्टेट में लेकर आती है जहाँ पर वो थी। ठीक है बच्चों, ये एक एग्जांपल था। बॉल है, उसे फेंकना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ पर भी एक कैंडिडेट है, एथलीट है, उसके पास भी बॉल है, पर बॉल का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है। मान लेता हूँ इस बॉल का मास जो है वो कैपिटल M है। अब देखो आपको खुद को दिख रहा होगा उसको कितनी फोर्स लगानी पड़ी। इसने उसको ऊपर फेंकने के लिए इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा बच्चों, मतलब इसने ज़्यादा वर्क किया। भाई ज़्यादा मेहनत में दोनों गर्ल और एथलीट में से मैं पूछूं आपसे किसने ज़्यादा मेहनत की, तो आप कहोगे ऑब्वियसली सर एथलीट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसने बहुत ज़्यादा फोर्स से फेंका है। मतलब एथलीट ने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी। एनर्जी ज़्यादा देनी भी पड़ेगी बच्चों, क्यों, क्योंकि उसका पास जो मास है वो बहुत ज़्यादा है।
ये भी काम वही करता है, ग्रेविटी के अपोजिट में फेंक रहा है। समझ रहे हो? अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में फेंकना होता तो मुझे शायद इतना फोर्स नहीं करना पड़ता। सपोज़ मानो यही चीज़ या यही बॉल अगर मान लेता हूँ मैं किसी h हाइट की बिल्डिंग से अगर छोड़ देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं ग्रेविटी के डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूँ तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, आराम से चल जाएगी नीचे। छोड़ भी दोगे, फ्रीली छोड़ दोगे तो भी ये मूव करने लग जाएगी। समझ रहे हो बच्चों? तो यहाँ पर अपन ग्रेविटी के डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी कौन दे रही है? ग्रेविटी के कारण। तो ये ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू फेंकने के। तो जितना ज़्यादा मास होता है बच्चों, हमें वर्क उतना ही ज़्यादा करना पड़ता है। क्लियर हुई बात? यानी कि जो हमारी हम अब जितना ज़्यादा वर्क बच्चों हम कर रहे हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी सिस्टम के अंदर सेव होती है। ठीक है? तो उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी कि हमने जो वर्क किया है ग्रेविटी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में जो हमने वर्क किया है बच्चों, वो सिस्टम के अंदर सेव हो जाता है। उस सिस्टम, चाहे वो एक बॉल हो या कोई भी एक सिस्टम हो, उसके अंदर वो स्टोर हो जाता है बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर एक बॉल है, इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। यानी कि ये अर्थ क्या चाहती है बच्चों? उस बॉल को अपनी तरफ खींचना चाहती है। अर्थ की टेंडेंसी क्या है? वो बॉल को प्यार करती है और उसे अपनी तरफ खींचना चाहती है। ये अर्थ की चाहत है। समझ रहे हो बच्चों? अब अर्थ की चाहत पूरी ना हो इसलिए हमने क्या किया? बॉल को पकड़ रखने के लिए, उस पॉइंट पे फिक्स रखने के लिए, इसको यहाँ बनाए रखने के लिए हमें नीचे से इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। हम चाहते हैं नीचे ना जाए तो हमें बांध के रखना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा। छोड़ दोगे तो भगेगी। कहाँ भगेगी? नीचे की तरफ भगेगी। तो हमने अप्लाइड फोर्स लगा रखा है, मतलब हमने वर्क डन कर रखा है बच्चों। ये वर्क डन ही सेव होता है इस सिस्टम के अंदर एनर्जी के फॉर्म में। यानी कि हमें कोई भी सिस्टम बनाना होता है बच्चों तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। समझ रहे हो बात? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जो हमने वर्क किया बच्चों, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सिस्टम के अंदर सेव हो जाता है और यही एनर्जी उसको वापस अपनी स्टेट में लाने का काम करती है। जैसे पहले वाला एग्जांपल है, गर्ल ने बॉल को ऊपर फेंका, उसने वर्क किया, वो उसको ऊपर लेकर गई, एनर्जी सेव हो गई। वही एनर्जी काम आई बॉल को वापस नीचे लाने के लिए। एथलीट ने बॉल को ऊपर फेंका, ये भी ऊपर जाएगी, फिर लौट के वापस नीचे आएगी। ऐसा तो है नहीं हवा में जाती जाएगी। तो वो ऊपर से नीचे आने वाली एनर्जी काम आई। किसके काम में? तो वो अपने पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। तो बच्चों यहाँ पर जो मेहनत की है मैंने, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट की है। यानी कि मैं नहीं चाहता ग्रेविटेशनल फोर्स लगे तो मुझे उसके अपोजिट मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। अब समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को। देखो, सेम इस तरह जैसे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है बच्चों। देखो यहाँ पर जैसे आपको प्लस प्लस चार्जेस दिख रहे हैं, ये नेचुरली क्या होता है बच्चों? इनके बीच में दुश्मनी होती है। प्लस प्लस चार्ज है तो नेचुरली क्या होता है बच्चों? इनमें दुश्मनी होती है। और प्लस माइनस माइनस है तो भी इनमें क्या होती है बच्चों? दुश्मनी होती है। कट्टर विरोधी एक दूसरे को मारने दौड़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों? अब हम क्या चाहते हैं? अब नॉर्मल सी बात, अगर आप इनको छोड़ दोगे तो दूर भगना चाहेंगे। हम चाहते हैं नहीं यार, हमें तो उसको बांध के रखना है। हम चाहते हैं भैया आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो, तो हम इन दोनों में प्रेम चाहते हैं, तो हम ज़बरदस्ती इनको इधर खींचना चाह रहे हैं। समझ रहे हो बच्चों? तो ये फोर्स जो मैंने लगाया है, ये जो वर्क मैंने किया है, ये वर्क डन ही क्या करता है बच्चों? सिस्टम में एनर्जी की फॉर्म में सेव होता है। जो मैंने मेहनत की वही उस सिस्टम के, यानी कि सिस्टम को बनाने के लिए, इनको यहाँ बिठा के रखने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब सीधे शब्दों में ये है, प्लस प्लस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लेता हूँ, ये जो माइनस माइनस का एग्जांपल ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस r है, तो इनको उस r डिस्टेंस पर बनाए रखने के लिए बच्चों मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप नहीं बैठेंगे। अगर मैं नहीं पकड़ूंगा तो भगना शुरू कर देंगे। देखो दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे ये नॉर्मल सी बात है, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन है, हमें दूर करना पड़ रहा है उनको नॉर्मली। और प्लस प्लस को पास में लाने के लिए हमने वर्क किया, हमने पकड़ रखा है। देखो हम जैसे छोड़ देंगे वो भगना शुरू करेंगे। देखो माइनस प्लस की तरफ जा रहा है, प्लस प्लस से दूर जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये ऐसा ना हो, तो मैंने उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। देखो हाथ आ रहा है, पकड़ के रखना पड़ेगा मुझे। अब मैं यहाँ पर इसको पकड़ के रखा हुआ है, देखो ये मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, मतलब मैं यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में। ये फोर्स मैंने लगाया है, एफ फोर्स जो है ये मैंने लगाया है। ठीक है, इसे मैं एक्सटर्नल फोर्स कहूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये फोर्स मैंने लगाया है, इसे मैं एफ एक्सटर्नल कहूँगा। समझ में आ रही बात? तो ये हमने रोकने के लिए फोर्स लगाया है मेरे द्वारा। अब
इंटरनल इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ इसका पेन का ताकि आपको दिख जाएगा। कौन सा ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो था वो इस तरफ था, ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो था बच्चों वो इस तरफ था। अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट हम काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स हमारा इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारी इस तरफ ही है, समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा इस तरफ है, हम इसको ले जा किधर रहे हैं, हम इसको इस तरफ ले जा रहे हैं भाई, हम इसको दूर ले जा रहे हैं ना, समझ रहे हो बात को। इसमें हम इसके पास ला रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया है इसका मतलब मैंने वर्क किया, मैंने मेहनत की, समझ रहे हो। ये मेहनत ही इस सिस्टम के अंदर सेव होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, इनको इस डिस्टेंस पर सेपरेट रखना इतना आसान काम नहीं है, मुझे दोनों को पकड़ के रखना पड़ेगा। नहीं पकड़ूंगा तो भगना शुरू करेंगे आपस में या दूर, तो मैं नहीं चाहता ये ऐसा करें, इसीलिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन हमने किया बच्चों, यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होता है। क्लियर हुई मेरी बात समझ में आई बच्चों। तो ये अपना कैलकुलेशन थी, क्लियर हो रही है मेरी बात। तो ये अपनी देखो, मैं आपको एक बार फिर दिखा, ये देखो एनिमेशन में आपको फिर दिखा रहा था। हमने दूर किया फोर्स लगाने के लिए, तो जो हमने वर्क डन किया बच्चों वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्लियर हुई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों, दो डेफिनेशन अपन इसकी जनरली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या होता है, दो चार्जेस हैं, इनमें ये जो फोर्स लग रहा है, जो एरो दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो कि अपने आप लगता है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल टेंडेंसी है कि भैया इनके बीच में दुश्मनी है तो ये दुश्मनी निभाते हैं और बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, ये नहीं बैठना चाहते एक दूसरे की तरफ। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने इनके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, इनको इस डिस्टेंस पर बिठा के रखना है। नॉर्मली ये इधर भगना चाहते हैं तो मैं इसको पकड़ने के लिए मुझे इसको इधर खींचना पड़ेगा, समझ रहे हो, इसको इधर खींचना पड़ेगा, हाँ या ना। तो ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, इसे मैं EX कह देता हूँ, समझ रहे हो। ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, यानी कि मैंने लगाया है, मैंने दोनों तरफ से पकड़ रखा है इसको। A वाला मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये A है अपना, ये B है अपना। A और B दोनों दूर भगना चाह रहे थे, मैंने क्या किया, दोनों को पकड़ लिया साहब, A को भी पकड़ लिया, B को भी पकड़ लिया। अब दोनों भग नहीं सकते। कितना फोर्स, अच्छा मैंने कितना फोर्स लगाया, जितना इनके ऊपर लग रहा था मैंने उतना ही लगाया, मैंने बांध रखा है, दोनों को रेस्ट में रखा हुआ है बस। तो जितना ये है उतना ही ये है, दोनों सेम है। तो अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है भाई, हमारा जो वर्क डन है वो कैसे निकालेंगे भाई, एक्सटर्नल फोर्स हमें पता नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ले लो, बट नेगेटिव लेना पड़ेगा। अरे भाई हमारा एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट है ना यार, है या नहीं, आप खुद सोचो। तो हमारी पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफाइन क्या, नेगेटिव टाइम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस बच्चे ऐसे फोर्सेस होते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, ध्यान रहे। कंजर्वेटिव फोर्सेस आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों जो है वह कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जितना वर्क करेगा उसका नेगेटिव टाइम किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, ये अपने को ध्यान रखना है। तो हमारे पे यहाँ पर DU क्या है बच्चों, यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और DWC कितना है अपने यहाँ पर, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। D हमने क्यों लगाया बच्चों, पार्शियल वर्क डन। अब ध्यान समझाता हूँ कैसे, पार्शियल वर्क डन का मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो हमने यहाँ पर वर्क डन की जगह वर्क डन लिख दिया, तो वर्क डन अपना कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू DR। DR क्या है बच्चों, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। ये पार्शियल एनर्जी थी तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से, इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी। ये हमारे UI क्या है बच्चों, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी थी सिस्टम के पास और बाद में कितनी हो गई। तो ये हो जाएगा बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और ये हमारा DR हो गया। समझ में आ रही बात बच्चों। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हो तो अपन अपर लिमिट लगाएंगे, DU का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, U हो जाएगा, और इसके ऊपर लिमिट लग जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं, UF माइनस UI शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम FE। ये RI क्या है बच्चों, इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पे पार्टिकल कहाँ था और फाइनल में पार्टिकल कहाँ था। माइनस साइन हटाएंगे बच्चों तो ये इधर ऐसा हो जाएगा, UI माइनस UF हो जाएगा। न्यूमेरिकल पर्पज़ में मैं ये डेफिनेशन ज़्यादा यूज़ करना पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, मुझे माइनस का लफड़ा नहीं रहेगा। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन आया,
कैसे कैलकुलेट, उससे एनर्जी कैसे निकालेंगे, चेंज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल कर लो। क्लियर बात। अब देखो ये चीज़ समझ में आई आपको, वर्क डन की डेफिनेशन समझ में आई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, हमारे कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन का अपोजिट हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों लिया अपोजिट, डायरेक्शन आपको दिख रही है साफ साफ। वर्क डन तो मैंने ये किया था, मेजर हम इसको कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो इसके वर्क डन के आगे माइनस लगा दोगे तो हमें एक्सटर्नल का वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट था, समझ में आया बच्चों। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लेता हूँ ये एक सिस्टम है, आपके सामने दिख रहा है, दो चार्जेस आपको दिख रहे हैं, Q1 Q2 दिख रहे हैं, R डिस्टेंस पर हैं। अब सोचो इस सिस्टम को मैंने जब बनाया होगा तो सबसे पहले मैं इस Q1 चार्ज को लेकर आया हूँ, फिर Q2 चार्ज को लेकर आया हूँ। जब मैं Q1 चार्ज को लेकर आता हूँ, ये मेरा Q1 चार्ज है, इसको कहाँ से लाया बच्चों, भाई जाहिर सी बात है, ये कैंडिडेट है, बाहर घूम रहा था लॉकडाउन में। अब लॉकडाउन में बाहर घूम रहा था, हमें अच्छा नहीं लगा तो हम इसको पकड़ के ला रहे हैं। भैया जहाँ से घूम रहा था, कहाँ घूम रहा था, इन्फिनिट पे घूम रहा था साहब, फ्रीली घूम रहा था, हमें अच्छा नहीं लगा तो हमने इसको पकड़ के घर में पैक कर दिया। समझ रहे हो बच्चों। अब ये अकेला था तो इसने, इसका अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो उसको अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। तो सिंपल सी बात है, मुझे लाने में कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, तो मेरा वर्क डन ज़ीरो था। वर्क डन ज़ीरो था तो अभी एनर्जी भी नहीं है इसके पास, चुपचाप बैठा रहेगा, एनर्जी नहीं है बच्चे के पास। हम दूसरे को लेकर आते हैं Q2 को। तो जब Q2 को लेकर आएंगे तो Q1 पहले से यहाँ बैठा हुआ है, इसको भी कहाँ से लाए भाई, बाहर घूम रहा था तो पकड़ के लाए, इन्फिनिट से हम इसको भी लेकर आए। तो ये Q1 क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, भग जाए यहाँ से। Q1 Q2 को बैठने नहीं देगा। क्यों भैया, दोनों में जन्मजात दुश्मनी है, ये इधर रिपल करना चाहेंगे क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्शन होता है, तो ये दोनों में दुश्मनी है तो भगना शुरू करेंगे। अब हमने क्या किया, अगर हम इसको छोड़ देते, Q2 को अगर हम छोड़ देंगे तो ये भगना शुरू करेगा, भगेगा तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। हम चाहते ही नहीं है इसके पास काइनेटिक एनर्जी आए, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस चला के ला रहे हैं, मतलब dx डिस्प्लेसमेंट करते हुए ला रहे हैं, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट कर, बिल्कुल धीरे धीरे इसको लेकर आ रहे हैं, स्लोली लेकर आते हैं बच्चों, ताकि इसमें वेलोसिटी ना आए। अगर वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सिंपल पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होना, तो हम इसको धीरे धीरे स्लोली मूव कराते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम इसको स्लोली स्लोली लेकर आ रहे हैं। तो हमने डिस्प्लेसमेंट कितना चला, dx, इस तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, किस तरफ है बच्चों, इस तरफ है। अब ध्यान देना, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम अगर फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R², ये हमारे फोर्स की डेफिनेशन थी। अब देखो वर्क डन अगर हम निकालना चाहें, मैं निकाल रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क डन निकाल रहा हूँ, तो हमारा वर्क डन हो जाएगा F.dx। कहाँ से जा रहे हैं हम, इन्फिनिट से लेकर आए, कहाँ तक लेकर गए, R डिस्टेंस तक लेकर आए, समझ रहे हो, इन्फिनिट से इसको मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, तो इन्फिनिट से R तक मैंने लिमिट लगा दी। फोर्स की जगह मैंने फोर्स की वैल्यू रख दी K Q1 Q2 अपॉन R² dx। dx क्या है, अपनी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट जो मैं करते हुए आ रहा हूँ, मैं पूरी एक साथ नहीं लाया, धीरे 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 लेकर आ रहा हूँ, स्लोली स्लोली। ठीक है बच्चों, क्योंकि जल्दी जल्दी लाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हम नहीं चाहते। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो जब यहाँ पर हम K Q1 Q2 को हमने बाहर निकाल दिया बच्चों, तो 1 अपॉन R² अंदर बच जाएगा, dx ये लिमिट है हमारी, R इनिशियल से R फाइनल, स्टार्ट हमने कहाँ से किया, फिनिश हमने कहाँ तक किया, वो हमारा हो जाएगा। 1 अपॉन R² का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, बताओ कितना होता है, तो ये अपना होता है बच्चों -1/r। कितना होता है बच्चों, ये माइनस का 1/r होता है, ध्यान रखना। तो माइनस का 1/r, तो मैंने माइनस को तो बाहर निकाल दिया, ये रहा माइनस, और यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये मेरा वर्क डन आ गया, समझ रहे हो। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, डेफिनेशन कहती है कि इसका नेगेटिव टाइम किसके बराबर होगा बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। हमारी जो डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये देखो फ्रॉम डेफिनेशन, नेगेटिव ऑफ आर वर्क डन इज इक्वल टू, ये देखो हमारा नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज कहाँ से कहाँ था, यू इनिशियल से
यू फाइनल। तो यहाँ से ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ये पूरा वर्क डन माइनस में, माइनस माइनस कितना हो गया बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी, बच्चों याद करो जब अपन ने स्केलर क्वांटिटी में पोटेंशियल को डिफाइन करना सीखा था तो हमने क्या कहा था, चार्जेस को उनके साइन के साथ रखते हैं। तो जब आप यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिक प्लस प्लस क्या आंसर आएगा बच्चों, प्लस ही आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर हुई बात। तो ये अपना कैलकुलेशन था, सिंपल कैलकुलेशन, जनरल कैलकुलेशन। अब दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला मिल गया जो कि हमारे पास ये रहा। बच्चों ये फॉर्मूला अपने को याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, हमें कोई बुराई नहीं है अगर हमें फॉर्मूला याद रह जाता है तो। अब आगे चलते हैं, हमें एक रेफरेंस चाहिए। जब भी बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हमें रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब रेफरेंस क्या लेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब रेफरेंस पॉइंट हम क्या लेते हैं बच्चों, इन्फाइनाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, ध्यान रहे, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या लिया जाता है बच्चों, इन्फिनिट लिया जाता है। फाइनल पॉइंट हमें जहाँ तक भी लाना है, जो भी सिस्टम की हमारी एनर्जी है वो यू हो जाएगी। तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया, इन्फिनिट से, ख़त्म हमने कहाँ किया, आर डिस्टेंस पे। वही वाली बात जो अपन पहले करते हुए आए थे, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या निकल कर आएगी, तो यू फाइनल की जगह हमने यू कर दिया, यू फाइनल की जगह मैंने यू कर दिया, यू इनिशियल की जगह मैंने ज़ीरो कर दिया, के आर बना, के Q1 Q2 अपना सेम है, R1 की जगह आर फाइनल की जगह आर हो गया इनिशियल, तो ये अपना ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म तो अपनी हट गई, ये बचा अपने पास। तो अपना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों, के Q1 Q2 अपॉन आर। फॉर्मूला याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। ये फॉर्मूला क्या करेगा, आपको बार बार इंटीग्रेशन से बचाएगा। ध्यान रखना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हमें इसलिए नहीं सीखना कि वो हमारी दिक्कतें बढ़ाने वाला है, ये आपकी प्रॉब्लम्स को हमेशा आसान बनाएगा। ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी आपकी तकलीफ़ों को कम करेगी, बढ़ाएगी नहीं, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इससे अपन कितनी जल्दी न्यूमेरिकल कर सकते हैं आप खुद देखना है इससे, ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में याद रखना है के Q1 Q2 अपॉन आर। क्लियर हुई बात। अब इसके बारे में और बातें करते तो भैया पहली बात तो ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है बच्चों, क्योंकि हमारी डेफिनेशन कहती है कि भैया डेल्टा यू जो होता है वो बराबर होता है माइनस टाइम ऑफ वर्क डन के, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होता है। अब वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल सी बात है भैया एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। रेफरेंस पॉइंट हम क्या मानते हैं बच्चों, इन्फिनिटी को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और इन्फिनिटी पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होती है बच्चों, ज़ीरो होती है। ये बात ध्यान रखना, जब तक हमें रेफरेंस पता नहीं होगा बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। रेफरेंस हमें क्या लेके चलना है, इन्फिनिटी लेकर चलना है। क्लियर हुई बात, समझ में आ रहा है बच्चों, मज़ा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको करवाता हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको टाइम देता हूँ, फटाफट इसका आंसर बता दो, बिना पेन चलाए हमें इसका आंसर बताना है, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो, 10 सेकंड में आपको देता हूँ, 10 सेकंड का ही टाइम है, जल्दी जल्दी आंसर क्लिक करो। +4 -1, चलो देखते हैं आगे। हमें क्या दिया गया है, 2 चार्जेस दे रखे हैं, तो मैं 2 चार्जेस बना लेता हूँ। ये पहला हमारा 1 माइक्रोकूलम का है, ये रहा साहब। दूसरा चार्ज भी हमारा 1 माइक्रोकूलम का है, ये रहा साहब। दूसरा चार्ज हम ये ले लेते हैं। कितनी मीटर डिस्टेंस पर सेपरेट है भैया, 2 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, बच्चा क्वेश्चन, बहुत बच्चा को शर्म आ गई करवाते हुए, हालांकि मुझे करवाना नहीं चाहिए। तो यू का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर। क्लियर हुई बात। वैल्यू पुट करनी है तो 9 × 10 की पावर 9 × 1 × 10 की पावर -6, और उसमें भी मैं 10 की पावर -6 लिख देता हूँ सीधा। नीचे अपना कितना 2, तो ये कट जाएगा 4.5 टाइम 9 और 12, तो ये करीब बचेगा 3, यानी कि -3 का मतलब मिली में जाएगा बच्चों। तो एक तो अपने को वैल्यू से 4.5 तो मिल गया, मतलब 2 ऑप्शन करेक्ट है अपने, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। 9 वाले ऑप्शन तो ऑप्शन में से हट गए, बचे कितने 4.5, 10 की पावर -3 आ रही है बच्चों, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हुई बात।
सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकंड भी मुझे नहीं लगता इसमें लगने चाहिए थे बच्चों। स्पीड बढ़ाओ, अपने क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ाओ, हमें छोटी छोटी कैलकुलेशन माइंड में करनी होगी बच्चों। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात, समझ में आया बच्चों? सिंपल क्वेश्चन था। देखो अब आगे चलते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हम एक और बना सकते हैं। एक तो हमने क्या देखा था, कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में भी आप ले सकते हो, यानी कि हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स था वो ये है, ये हमारे कंजर्वेटिव फोर्स थे, ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स था बच्चों जो हमने लगाया। अब देखो वर्क डन हम दोनों ले सकते हैं, तो अगर हम इन फोर्स को लेते हैं तो हमें माइनस में लेना पड़ेगा वर्क डन, अगर हम इसका वर्क डन लेते हैं तो। और अगर बच्चों हम इसका वर्क डन लेते हैं तो हमें माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी डिफाइन एज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली ब्रिंगिंग टुगेदर। ध्यान रखना, स्लोली लेकर आना है बच्चों। स्लोली क्यों लेकर आते हैं, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, ताकि काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस ना हो। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना बच्चों सिस्टम में, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी। हमें पोटेंशियल एनर्जी ही तो बढ़ानी है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हम स्लोली लेकर आते हैं। कहाँ से बच्चों? इन्फिनिटी से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन तक। यानी कि ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये इतना आसान नहीं है बच्चों। इसको इधर से पकड़ रखा होगा और इसको इधर से पकड़ रखा होगा, तभी ये यहाँ बैठे रह सकते हैं, अदरवाइज़ भगना शुरू करेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो हम क्या कर सकते हैं भैया, जो हमने फोर्स लगाया उसका वर्क डन कैलकुलेट कर लो, वो भी चेंज इन एनर्जी के बराबर हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आई, इक्वेशन जो निकल कर आई, यानी कि जो डेल्टा यू है, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है बच्चों, बहुत काम आने वाली है। देखो बच्चों, कंसेप्ट समझो, चीज़ों को पकड़ना सीखो, तभी मज़ा आएगा, तभी सिस्टम समझ में आएगा आपको। समझ में आई बात? तो दो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल फोर्स के कारण अगर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो हमें माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के कारण करते हैं तो हमें माइनस टाइम ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो रही है मेरी बात? देखो अब मैं आगे समझाता हूँ। अब दो तरह के अपने पास कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बच्चों। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अपने पास एक ही तरह का कॉन्फ़िगरेशन था भैया, अट्रैक्टिव फोर्स था। तो वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती थी बच्चों वो नेगेटिव लिखी जाती थी। मैं बता देता हूँ आपको, हालांकि अभी अपने को ग्रेविटेशन में पढ़ाया जाता है जी m1 m2 अपॉन डी अपने पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों। नेगेटिव क्यों लिखी जाती है? एक प्लस है एक माइनस है। ध्यान रहे स्केलर है तो हमें चार्जेस यहाँ पर जो होंगे साइन के साथ पुट करने हैं। साइन के साथ पुट करोगे तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आ जाएगा, आंसर आपको नेगेटिव मिल जाएगा। कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। माइनस माइनस है, मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस है, मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रहे स्केलर क्वांटिटी है तो चार्जेस साइन के साथ रखने, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रिपल्सिव फोर्स हो बच्चों तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव आएगी, अट्रैक्टिव फोर्स हो तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव आएगी। ये बात अपने को याद रखनी है। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, अच्छा अपने को इसके नोट्स में आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे बच्चों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 10 सेकंड में आपको देता हूँ, ट्राई करो, दिमाग लगाओ अपना। आपको 3 चार्जेस दिए गए हैं, सिस्टम आपके सामने है। कहा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों वो इसकी 0 है। Q बाय Q का रेशो आपसे पूछा है, कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशो आपसे पूछा है बच्चों। चार्जेस आपके सामने हैं, कहा गया है टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 है। अब देखो कैसे करना है इसको। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान दो। यहाँ पर 2 सिस्टम आपके पास बनेंगे। ध्यान दो, हमें पेयर बनाने हैं बच्चों। क्या बनाने हैं? हमें पेयर बनाने हैं। अब देखो पेयर कैसे बनेंगे। पेयर यहाँ पर हमारे पास पहला पेयर तो ये बन गया, ध्यान दो, ये हमारे पास पहला पेयर है। इसके कारण मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख लेता हूँ U, इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2 और इसको नाम दे देता हूँ 3। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है U12। ठीक है, कैसी आएगी बच्चों? देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव आएगी। मानते हो बात को? अच्छा, दूसरा पेयर हमारा ये बना 2 और 3 का।
अब देखो वापस प्लस माइनस, तो एनर्जी कैसे आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये अपना हो जाएगा 2 3। समझ में आ रही है बात। पेयर बनाने हैं अपने को, 3 चार्ज दिए रखे हैं, तो कितने पेयर बनेंगे देखो, 1 का 2 के साथ पेयर बन गया, 2 का 3 के साथ बन गया। अब देखो एक पेयर अपना और बन सकता है 1 का 3 के साथ, माइनस माइनस है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, प्लस हो जाएगी 1 का 3 के साथ। अभी मैं इसका आगे आपको फॉर्मूला भी क्लियर करा दूंगा। कहना क्या चाह रहा है कि भैया ये 0 के बराबर है, यही कहा उसने। अब वैल्यू पुट करो, के Q1 की जगह मैंने Q रख दिया, Q2 की जगह मैंने कैपिटल Q रख दिया, ऑटोमेटिक साइन नेगेटिव आ जाएगा, प्लस माइनस है तो वैल्यू हमारी R है, क्वेश्चन में गिवन है। 2 3 की बात करता हूँ तो के 2 की जगह कितना है, Q है, इसकी जगह कैपिटल Q है और यहाँ पर अपना R है। थर्ड वाले की बात करो 1 3 के लिए, देखो तो 1 3 के अपन लिए लेंगे तो अपन 1 3 में दोनों Q है, अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 2R है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये 0 के बराबर है। अब देखो R R R कट जाएगा, K कट जाएगा, Q और Q कट जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस यहाँ पर निकल कर आया 2Q, यहाँ पर ये प्लस में बन जाएगा अपना Q/2 बराबर 0। हाँ है ना। अब जनरली 2Q को इधर ले जाओ बराबर में, जब आप 2Q को इधर लेकर जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इस इक्वल टू अपना हो जाएगा Q/2। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये 2 इधर चला जाएगा तो बन जाएगा 4, तो Q/2 का रेशियो अपना निकल कर आ जाएगा 1/4। कितना रेशियो आ जाएगा बच्चों, 1/4। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर हो रही बात। तो हमें यहाँ पर पेयर बनाने थे, वैल्यू पुट करनी थी और उनको सिंपली सॉल्व करना था, हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा 1/4। क्लियर हो रही है मेरी बात। पोटेंशियल एनर्जी देखो बच्चों कितना आसान कर दिया प्रॉब्लम को उसने, मुझे सिर्फ फॉर्मूला रखना था और आंसर निकालना था। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हमारी तकलीफ़ें कम करेगी। आगे देखो एक, अब देखो अपने को सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करनी है, वही चीज़ों में भी समझा रहा था। ठीक है, 3 चार्जेस अपने पास है, Q1 Q2 Q3। अब देखो बच्चों यहाँ पर अपने को क्या करना है, एनर्जी निकालना। देखो बच्चों वही चीज़ अपन पेयर बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर पेयर क्या बन जाएगा, एक तो 1 का 2 के साथ पेयर बन गया, तो इसके लिए तो हमने एनर्जी लिख दी, ये रही, यानी कि ये अपना हो जाएगा U12। अभी किया जैसा ही था सेम वही चीज़ है, हमने पेयर बनाया तो U12 प्लस माइनस है बच्चों, तो वैल्यू कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, हमें याद रखना है। सेकंड का 3 के साथ बनाओ, ये रहा सेकंड का 3 के साथ, तो ये अपना बन जाएगा U23। देखो बच्चों माइनस माइनस है तो वैल्यू प्लस आ जाएगी, समझ रहे हो बात को। अब बचा कौन, ये और बचा अपने पास 3 और 1 और बचा, तो ये अपना 13 हो जाएगा। देखिए वही जाहिर सी बात है, प्लस माइनस है तो ये अपना 13 हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आया बच्चों। तो ये अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका होता है सिस्टम ऑफ एनर्जी के लिए। अब सोचो इसी चीज़ को जब अपन इलेक्ट्रिक फोर्स जब इसके लिए कैलकुलेट किया था बच्चों, तो कितना टफ था। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ने क्या किया, आपकी दिक्कतें आसान कर दी। अब हमें सिंपल ऐड करना है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत जल्दी क्वेश्चन होते हैं बच्चों। क्लियर हो रही है बात। तो ये पोटेंशियल लिखने का तरीका हो गया 3 सिस्टम के लिए। देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आपको देता हूँ, ट्राई करो और फिर इसका मुझे आंसर बताओ। ठीक है, देखो शुरू करते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इसको। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चों, 2 चार्जेस हैं, कॉर्नर्स पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके कॉर्नर्स पर वो रखे हुए हैं और उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों U है। अब देखना समझना क्वेश्चन को, हमें क्या कहा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये मैंने ट्राइंगल बना दिया। इक्विलेटरल है बच्चों तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड बराबर होगी, मैं इसको A मान लेता हूँ। क्लियर हो रही है बात। उसने क्या कहा कि इस पर 2 चार्जेस रखे हुए हैं, मान लेता हूँ ये चार्ज Q है और ये एक और चार्ज है, ये भी कितना है, Q है। हमें क्या कहा गया, अब 2 ही चार्ज है बच्चों, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है, उसमें U दे रखी है, उसको वैल्यू उसने दे रखा है K, दोनों सेम है, तो मैं Q² कर देता हूँ अपॉन R या A हो जाएगा। तो क्या ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हुई सिस्टम की।
जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। अब उसने क्या कहा बच्चों, एक और चार्ज है, थर्ड चार्ज, जिसको मैं यहाँ लेकर आया। अब जब मैं इस चार्ज को लेकर आऊँगा बच्चों, ध्यान देना, तो यहाँ पर अपोज करने वाले दो जने हैं, तो क्या दोनों मेरे ऊपर फोर्स लगाएंगे? ऑब्वियसली लगाएंगे। तो मुझे दोनों का अपोज करना पड़ेगा। तो इसके कारण कितना लगाया, मान लेता हूँ वो u है। अरे भाई सेम वैल्यू आएगी कैलकुलेट करेंगे तो। इसके कारण कितना लगाया, u है। उसने पूछा है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो भैया u इसके कारण, u इसके कारण और u ही इसके कारण, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, 3u। कितनी हो गई? देखो मुझे पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ मुझे डायग्राम बनाना था और मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुई बात? तो जब थर्ड चार्ज को मैं लेकर आता हूँ तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3u। अच्छा एक और क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में वो पूछता है थर्ड चार्ज को लाने पर मैंने कितना वर्क किया। क्या पूछा उसने, थर्ड चार्ज को लाने में मैंने कितना वर्क किया। तो लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, u + u यानी कि 2u। ध्यान देना, अगर वो थर्ड चार्ज को लाने का वर्क डन पूछता है तो 2u, टोटल वर्क डन पूछता है तो 3u। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर बच्चों कितना है, 3u है। समझ में आई बात? आगे देखो, अब देखो 4 चार्जेस आपको दिए गए हैं। अब देखो नंबर ऑफ़ चार्जेस 4 हो गए, 3 थे, हमने कैलकुलेट किए 3 पेयर बन रहे थे, 3 चार्ज थे 3 पेयर बन रहे थे, 4 चार्ज हैं। अब देखो यहाँ कितने पेयर बनेंगे। अब देखो कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं सारे चार्ज यहाँ पर q है। तो देखो एक पेयर तो हमारे पास ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा। 4 पेयर तो अपने को वैसे ही दिख रहे हैं, जिनमें सबके बीच में डिस्टेंस कितनी है, l है। तो मान लेते हैं किसी एक की पोटेंशियल एनर्जी अगर u है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगी 4 टाइम तो अपने पास यही हो गए k q²/l। 4 टाइम तो अपने पास यही हो गए बच्चों, 4 सिस्टम तो ये हो गए। अब देखो एक सिस्टम ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये अरे डायगोनल भी तो पेयर बनेंगे ना यार, हाँ या ना? मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले आपको, ताकि आपको एक साथ ही सारा नहीं होगा। तो 4 पेयर तो अपने वो बन गए। अब एक पेयर अपने पास डायगोनल भी तो बनेंगे ना, 2 पेयर अपने पास डायगोनल के बनेंगे, हाँ या ना? समझ रहे हो? तो टोटल 2 डायगोनल के बनेंगे। तो इसको मैं लिखता हूँ 2k q²। डिस्टेंस अपनी कितनी हो जाएगी, √2l, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं 2l √2l, सॉरी स्क्वायर तो करते ही नहीं अपन, √2l। तो ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों। सॉल्व कर लो, कॉमन लेके जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा अपने पास। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पर √2 से √2 टाइम कट जाएगा, जो भी आंसर होगा अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो 4 चार्ज का सिस्टम ये होता है, हमारे इतने पेयर बनेंगे, यानी कि टोटल 4 और 2 यानी कि टोटल 6 पेयर बने। कितने पेयर बने बच्चों? अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे पता लगे, अगर उसने मुझे 8 चार्ज दे दे तो हम तो पागल हो जाएंगे ऐसे पेयर कैलकुलेट करते करते। तो बच्चों जनरल फॉर्मूला होता है कितने पेयर बनेंगे उसको हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, n-1/2 से। जैसे समझो यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ चार्जेस। जैसे यहाँ पर 4 चार्जेस थे, 4 के लिए पेयर क्या हो जाएंगे बच्चों? देखो 4 के लिए पेयर अगर मैं निकालना चाहूँ तो 4 -1 यानी कि 3/2, तो ये कट जाएगा 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 6। सोचो अगर 3 पेयर होते तो 3 × 2 करता /2, तो आ जाते 3 पेयर। क्या 3 के लिए 3 पेयर ही बने थे? सोचो अगर मुझे 6 चार्जेस दे दिए तो 6 × 5/2, तो ये अपना हो जाएगा लगभग 15 पेयर बनेंगे बच्चों। कितने पेयर बनेंगे? 15। ख़त्म, मेरा आंसर ही आ गया। तो पेयर हमें इस तरह से ध्यान रखने हैं, बाकी तो कैलकुलेशन हम चार्ज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्लियर हुई बात? तो ये फॉर्मूला भी अपने को ध्यान रखना है। अब मुझे कितने ही चार्ज दे, मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर हो रही है मेरी बात बच्चों? समझ में आ रहा है? लेक्चर धीरे धीरे ईजी बनने लगेगा। अभी देखते जाओ अपन इससे कितने अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन आपको दिया है, मैं आपको टाइम देता हूँ 10 सेकंड, ट्राई करो और आंसर निकालो इसका। 10 सेकंड का टाइम है बच्चों अपने पास, आंसर निकालना है, बिना पेन चलाए अपने को आंसर करना है। चलो देखो मैं बताता हूँ। 4 चार्जेस हमें दिए गए हैं, Q वर्टिक्स पर प्लेस है, टेट्राहेड्रॉन हमें दिया गया है विद एज A। टोटल एनर्जी आपसे पूछी है। अब देखो बच्चों यहाँ पर कितने चार्जेस हैं, पहले
हम नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो कितने चार्जर है अपने पास, 4 चार्जेस हैं। तो 4 है तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 × 3 डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, 6। अब देखो 6 ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, तो हमारा आंसर क्लियर है। हमें कोई नहीं, ये हम मन में भी कर सकते हैं, इतना सा काम तो हम माइंड में भी कर सकते हैं बच्चों। बाकी चार्जेस सेम है, साइड सेम है, तो KQ/A², KQ/A², KQ/A² होगा तो KQ² हो जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। देखो बच्चों, मुझे पोटेंशियल एनर्जी ने कितना आसान कर दिया क्वेश्चन को करना। चीज़ें आसान होती है, जोड़ना आसान है, सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर हुई मेरी बात। तो यहाँ पर आंसर अपना आ जाएगा 6KQ²/A। हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाली थी और मेरा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, Q + Q + Q आर प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ स्क्लेस राइट एंगल्स ट्राइंगल शोन इन फिगर द नेट इलेक्ट्रिक। अब देखो इसमें भी क्या कहा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है बच्चों, 0 है। हमें Q की वैल्यू पूछी है उसने। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहोगे? 10 सेकंड देता हूँ, ट्राई करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। देखो आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अब हमें देखो टोटल एनर्जी, सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 चार्जेस है, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 × 2/2, यानी कि 3, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हुई बच्चों, 3 हुई। अब उनको लिखते हैं। 3 पेयर हमें पता है कौन कौन से। पहला पेयर, तो पहला पेयर मैं लिख देता हूँ सीधा KQ²/A लिख दिया मैंने। प्लस प्लस है तो साइन प्लस आएगा, साइन के साथ वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिक। सेकंड पेयर बच्चों ये रहा। तो अब देखो प्लस प्लस है तो मैं साइन के साथ वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये अपना हो जाएगा KQ/A। थर्ड पेयर बच्चों अपना ये रहा, तो ये अपना हो जाएगा KQ/√. तीनों एनर्जी उसने 0 के बराबर की, तो मैंने 0 के बराबर कर दी। K से K कट जाएगा, Q से AQ कट जाएगा बच्चों, और A से A कट जाएगा। अब देखो हमारे पास सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर बचा अपने पास Q, यहाँ पर बचा कैपिटल Q, और यहाँ पर भी बचा कैपिटल Q/√2 बराबर में 0 हुआ बच्चों। अब जनरली सॉल्व करना है, प्रॉब्लम तो हमारी वहीं ख़त्म हो गई थी। इसको सॉल्व करेंगे तो Q को इधर ले जाते हैं, तो ये अपना Q कॉमन आ जाता है यहाँ पे, तो ये अपना बन जाएगा 1 + 1/√2, और ये बन जाता है माइनस टाइम ऑफ Q। जब आप इसको इधर सॉल्व करोगे तो बटा में चला जाएगा, इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो Q हमारे पास आ जाएगा माइनस टाइम ऑफ Q, तो ये अपना बन जाएगा √2। आप कॉमन लोगे तो √2 + 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग ऐसा कुछ आंसर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इस तरह से कुछ आंसर मिलेगा अपने को, B समथिंग कुछ आंसर मिलेगा। √2 + 1 आना चाहिए, और ऊपर भी अपना √2, ठीक है, इससे कुछ समथिंग आंसर मिलेगा। ये अपना आंसर है बच्चों, लास्ट क्या दे रखा है आंसर, हाँ इसके समथिंग कुछ आंसर अपना जाएगा। तो इसको जनरली अपन सॉल्व कर लेंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बच्चों? क्वेश्चन का तरीका समझो आप, कैलकुलेशन है बाकी तो। क्लियर हो रही है बात बच्चों? तो ये अपना आंसर है, इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं जब भी हमें सिस्टम दिया जाएगा। क्लियर हुई बात? अब अपन बात करते हैं बच्चों डाइपोल के लिए। किसके लिए? डाइपोल के लिए कितनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बच्चों। तो अपन पहले कर चुके हैं, वर्क डन कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है। वर्क डन हमारा कितना होता है, τ/d, इसको माइनस टाइम कर देंगे तो cos θ1 - cos θ2 बन जाएगा बच्चों। तो यही हमारी किसके टर्म में सही होती है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। पहले कर चुके हैं, इसके ऊपर बात रिपीट है ये पूरा, ठीक है। ये जब अपन ने डाइपोल पढ़ा था तब मैं इसको डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन स्पीयर्स पे आते हैं बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों, स्पीयर्स की स्टडी बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल पर्पज़ से। नीट वाले बच्चों को इस पर स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब ध्यान दो, अपने पास 2 तरह के स्पीयर होते हैं बच्चों। एक अपने पास कंडक्टिंग स्पीयर होता है, एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्पीयर होता है। कंडक्टिंग स्पीयर को जब चार्ज देते हैं बच्चों, तो ये सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ध्यान रखना। और नॉन कंडक्टिंग सरफेस को जब हम चार्ज देते हैं तो इनसाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ध्यान रखो, कंडक्टिंग भी 2 तरह के पॉसिबल हैं, या तो सॉलिड हो या फिर होलो हो।
होलो स्फीयर कुछ इस तरह से होता है, अंदर से होलो होता है, खाली होता है। अब ध्यान देना, जब हम चार्ज देते हैं किसी भी बॉडी को, तो चार्ज ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चों, यानी कि जहाँ जहाँ मास होता है वहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जैसे सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज जब आप इसको दोगे तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सरफेस पर। और वो भी कहाँ की तरफ? बाहर की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहाँ की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों? बाहर की सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये ध्यान रहे। बाहर के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। होलो है तो भी बाहर जाएगा, समझ लो, सारा चार्ज बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से कंडक्टिंग। अब देखो होलो नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं, तो इसमें देखो होलो नॉन कंडक्टिंग इसमें जब भी अपन लेते हैं तो इसको अपन शेल भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रहे, एक टर्म अपने को ध्यान रखना है, इसको अपन शेल भी कहते हैं। तो इसमें भी बच्चों अब मास कहाँ कहाँ है इसका? तो सरफेस पर ही तो मास है, अंदर से तो पूरा खाली है। ये नॉन कंडक्टिंग है तो क्या हो गया? अंदर से तो पूरा खाली है। तो थिन है तो भी चार्ज कहाँ जाएगा बच्चों? इसकी सरफेस पर ही जाएगा, क्योंकि मास इसका सरफेस पर ही है, अंदर तो कोई मास है ही नहीं। और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चों ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ध्यान रहे, अगर हम तीनों को बात करें, शॉर्ट नोटेशन है SC, HC, HNC। SC का मतलब हो गया सॉलिड कंडक्टिंग, SC का मतलब हो गया होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब तीनों केस में अगर देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। अगर मैं तीनों की बात करता हूँ तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों एक ही तो चीज़ है बच्चों, हाँ या ना? तीनों एक ही बात है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये तीनों एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात हमें यहाँ पर नहीं है। मैं यहाँ पर एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये और ये सेम चीज़ है। तो तीनों के लिए चीज़ें सेम होती है बच्चों, कोई फ़र्क नहीं है। अभी मैं आपको डिफरेंस करके बता दूंगा तीनों में। अब अपने को फ़र्क जो आता है बच्चों वो आता है अपना इसमें, इसके लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिव में क्या होता है? चार्ज अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस तरह से चार्ज पूरा अंदर फिल हो जाता है। तो इसके लिए पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना पड़ता है, तो अपने पोटेंशियल कैलकुलेट भी किया था इसके लिए। तो अपन को इसकी स्टडी करनी है कंबाइन में। इसके बाद जो लेक्चर अपलोड करूँगा बच्चों मैं कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर करूँगा, तब मैं आपको इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा। फिलहाल सिर्फ आप इसकी स्टडी को समझो। अब देखो आगे अगर बात करूँ, पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है मुझे HC, SC, HNC के लिए, तीनों आ गए इसमें। तो पोटेंशियल अपन कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों। सरफेस पर कितना होता है? KQ/R। एक स्फीयर है, इसको मैंने Q चार्ज दिया। अब देखो बच्चों इस Q चार्ज को मैं कैसे दूंगा? क्या एक साथ दे दूंगा क्या? नहीं, एक साथ नहीं देते। हमने क्या किया, इस चार्जेस को तोड़ दिया छोटे छोटे चार्जेस में। एक छोटा चार्ज मैंने ले लिया DQ। अब बच्चों ध्यान देना, जब मैं पहला चार्ज इसको दूंगा, जब मैं इसको पहला चार्ज दूंगा उस टाइम तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था ना। जब मैंने पहली बार चार्ज दिया था कोई चार्ज नहीं था। पहला चार्ज आते ही मान लेता हूँ यहाँ पर Q चार्ज इकट्ठा हो गया। कितना चार्ज इकट्ठा हो गया? अब जब मैं अगला नेक्स्ट DQ चार्ज लाऊंगा तो ये Q चार्ज मेरा अपोज करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो अपोज करेगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा। वर्क डन कितना होगा हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं भैया, KQ DQ/R, हाँ या ना? क्लियर हुई बात? ये वर्क डन अपन कैलकुलेट कर चुके हैं भैया। पहले चार्ज कितना था? Q था। मैं DQ चार्ज लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चार्ज हम लेकर आते हैं, धीरे धीरे चार्ज बढ़ने लगता है। चार्ज बढ़ता है तो बच्चों पोटेंशियल भी बढ़ता है, ध्यान रखना। जैसे हमने देखा था मास बढ़ता है तो हमारे पावर बढ़ जाती है, हमें ज़्यादा फोर्स से फेंकना पड़ेगा। वैसे ही बच्चों चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। तो अब हमारा देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जो हमारी वर्क डन होगा बच्चों, ये हमारे पास वर्क डन हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये हमारे पास पार्शियल वर्क डन था क्योंकि मैं थोड़ा सा चार्ज लेकर आया था। तो टोटल वर्क डन निकालूंगा तो इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब देखो K और R तो बाहर आ जाएगा। तो जब बच्चों Q का आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये कितना निकल कर आता है बच्चों? Q²/2 बनता है। कितना बनता है? तो ये Q²/2 बन गया। लिमिट लगा देंगे तो हमारा फॉर्मूला ये निकल कर आता है, यानी कि ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है स्फीयर के लिए। ध्यान रखना बच्चों, न्यूमेरिकल पर्पज़ में हमें काम आएगी। आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको इसकी चीज़ों को ध्यान रखना है। नीट वाले बच्चे और IIT वाले बच्चे इसको माइंड में बिठा लें, ठीक है? स्फीयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी वो नहीं होती जो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि KQ²/R नहीं होती, उसकी आधी होती है।
अब सोचने वाली बात है बच्चों, भाई हमारी टोटल एनर्जी तो KQ² होती है, यहाँ आधी ही स्टोर हुई, आधी कहाँ गई वो मैं आपको कैपेसिटर में बताऊंगा, अभी उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं कर रहा, डीप में बात करेंगे उसके ऊपर बाद में। तो अभी फिलहाल में पोटेंशियल ध्यान रखनी है, कितनी होती बच्चों, आधी होती, आधी लॉस हो जाती है। कहाँ लॉस हुई वो बताएंगे अपन बाद में। आधी एनर्जी लॉस में जाती है, ध्यान रखना बच्चों, आधी एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होती है। ये था बच्चों कंडक्टिंग के केस में। अगर हमारे पास सॉलिड कंडक्टिंग है या होलो कंडक्टिंग है या होलो नॉन कंडक्टिंग है, तीनों के केस में हमारा आंसर बच्चों यही आता है। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो नॉन कंडक्टिंग के लिए बात करता हूँ मैं। नॉन कंडक्टिंग के केस में अगर मैं देखा जाए, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ले रखा है मैंने, सॉलिड है। अब देखो सॉलिड स्पेयर तो वही वाला काम है, टोटल चार्ज हमने कितना दिया बच्चों, Q है। नॉन कंडक्टिंग का चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम क्या करते हैं, छोटा स्पेयर जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है या जिस पॉइंट पर हमें एनर्जी निकालनी है। अब ध्यान देना, यहाँ पर जब हम चार्ज को लेकर जाएंगे, यहाँ पर जब हम चार्ज को लेकर जाएंगे तो हमें 2 स्टेप में लाना पड़ेगा। पहला स्टेप हम यहाँ से यहाँ लाएंगे, यानी कि इनफाइनाइट से रेडियस तक लेकर आएंगे। याद करो पोटेंशियल कैलकुलेट करते टाइम भी मैंने यही काम किया था। और जब हम दूसरी बार जब हम लेकर आएंगे बच्चों, दूसरे स्टेप में हम इसके अंदर लेकर जाएंगे। कलर में चेंज करता हूँ, रुको, ये कलर दिखा नहीं, येलो ले लेते हैं, दिख जाएगा। तो दूसरे स्टेप हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, मतलब R से छोटे r तक। तो 2 स्टेप में हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो मैं इनसाइड का चार्ज मान लेता हूँ Q। इस चार्ज को जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, देखो जब हम इस चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, Q डेंसिटी कितनी है इसकी, रो है, तो रो dV, चूँकि वॉल्यूम है पूरा इसलिए रो आया बच्चों। रो क्या है बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। अब देखो यहाँ पर dQ चार्ज है, वही सिंपल सी बात है जो हमने पहले किया था, वही काम है। एक साथ चार्ज नहीं देंगे इसको, पहले थोड़ा चार्ज दिया, जैसे इसके ऊपर चार्ज कितना इकट्ठा हो गया, Q चार्ज इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। तो जैसे अब मैं अगला चार्ज लाऊंगा तो मेरे ऊपर वर्क डन लगेगा, कितना वर्क डन लगेगा, dW कितना हो जाएगा, dW हो जाएगा अपना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा KQ dQ अपॉन R, छोटा वाला, समझ रहे हो। अब ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। अब हमें पहले Q की भी वैल्यू निकालनी है और dQ की भी वैल्यू निकालनी है। तो Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, छोटे वाले स्पेयर में चार्ज कितना है, Q है, तो रो इंटू dV हो जाएगा। तो रो इंटू dV हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पर रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ये निकाल चुके हैं बच्चों, अपन पहले इस चीज़ को कर चुके हैं। ये टोटल वॉल्यूम है, ये अपना छोटे स्पेयर का वॉल्यूम है। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो ये अपना बन गया Q। dQ निकालेंगे तो इसका ही डिफ्रेंशिएट कर दो dQ के टर्म में, R के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ dQ हो जाएगा। जब आप इसका R के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो Q/R³ तो अपना कांस्टेंट है, स्मॉल r³ का कितना हो जाएगा बच्चों, 3r² हो जाएगा। तो 3 को मैंने आगे लिख दिया, r² और ये dr। ठीक है बच्चों, मुझे dQ की वैल्यू मिल गई, मुझे Q की वैल्यू मिल गई। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि हमारा वर्क डन था। वैल्यू पुट करनी है, देखो K की जगह K हो गया, Q की जगह Q की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये हमारे Q की जगह Q की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और dQ की जगह मैंने dQ की वैल्यू पुट कर दी। अब काट लो, जो जो कटता है उसको काट दो। R से ये अपना R कट जाएगा और जो भी कटेगा, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर सॉल्व इंटीग्रेशन करोगे, जब फाइनली आप इंटीग्रेशन इसका करोगे तो अपने को ये वैल्यू मिलने वाली है 3/5 KQ²/R, कैपिटल R। ध्यान रहे ये हमारे पास वर्क डन है, तो यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी स्फीयर के लिए। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो यहाँ पर अपन Q², इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर मैंने KQ², ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये अपना, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना ये आ जाएगा R³, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अपना बचा R, ये R³ R⁴, तो करीब अपना 4, ठीक है, बहुत बड़ा डेरिवेशन होगा, छोड़ो, आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, जो भी कर, बहुत सारी चीज़ें कट जाएगी इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये अपना कैलकुलेशन होगा इसका, ध्यान रहे। अब ध्यान रहे इसमें 2 स्टेप हैं,
आर से इन्फिनिट लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, ठीक है भैया। बाहर और सरफेस पर सेम रहेगा, कैलकुलेट हम कर चुके हैं। अंदर लाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, जो बचा इसमें से जो बचा वो हमें अंदर लाने के लिए खर्च हो जाएगा। अब देखो कंपैरेटिवली मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ जो हमें ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल पर्पज़ से हमें ध्यान रखना है बच्चों। हमारे पास जो स्पेयर होते हैं वो इस तरह से होते हैं, होलो कंडक्टिंग है, ई आउट कितना हो जाएगा KQ/D², ई सरफेस इतना हो जाएगा, ई इनसाइड 0 है, कंडक्टिंग है तो 0 हो जाएगा। पोटेंशियल हमारा ये हो गया, जितना सरफेस पर है उतना इनसाइड होगा और ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात। सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर अगर दे रखा है तो ये तो सेम रहने वाला है, वी आउट भी सेम रहने वाला है, ये भी सेम रहने वाला है। होलो नॉन कंडक्टिंग के लिए भी सब कुछ सेम है। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सेम चलती है बच्चों, ये ध्यान रखना अपने को, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सेम चलती है। नॉन कंडक्टिंग के केस में ध्यान रखना, पोटेंशियल हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर ये चेंज होता है, ये अपने को स्पेशल ध्यान रखना है। ये सेम रहता है, ये चेंज हो जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है, और ये एनर्जी चेंज हो जाती है। तो न्यूमेरिकल पर्पज़ से बच्चों अपने को ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूमेरिकल पर्पज़ से अपन इसको बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे स्फीयर से रिलेटेड वो अपने को इन सारे फॉर्मूलों से हो जाएंगे। PDF आप चाहो तो इनको नोट भी कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं, मैं आपको PDF में इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा जो कि आपको बाद में मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये अपना पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कंप्लीट टॉपिक था। इसके अंदर जितने भी पॉसिबल पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो इसमें कवर हो चुके हैं। इसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले, सारे क्वेश्चन इससे आपको कवर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस करवा दिए बच्चों, कुछ आपको खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। चैप्टर के लास्ट में मैं लास्ट के क्वेश्चन में लेकर आऊँगा, इसे जैसा हर बार लेकर आता हूँ बच्चों। अब अगला जो लेक्चर अपना होने वाला है बच्चों, ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ कंप्लीट होता है बच्चों। अगला लेक्चर जो अपना होगा वो कंडक्टर्स के ऊपर होगा। अच्छा टॉपिक है बच्चों, कंडक्टर्स के ऊपर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक्स की अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं लेकर आऊँगा, कंडक्टर्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जो कि इसका अगला लेक्चर होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर इसका कैपेसिटेंस अपन स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटेंस।